नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए आज की कहानी को हम शुरुआत करते हैं। मैं इस बुढ़िया से तंग आ गई हूँ। मन तो करता है इसका गला ही दबा दूँ। जब देखो तब बड़बड़ा रहती है, कभी ऐसे करो कभी वैसे करो, परेशान करके रख दिया है इसने। कमरे का सामान इधर से उधर पटकते हुए उर्मिला जी की बहू चिल्लाती रहती है तो उर्मिला जी का बेटा आकाश उसे पकड़कर अपने पास बैठाता है और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, इतना गुस्सा ना किया करो मेरी रानी, गोरा रंग काला पड़ जाता है। ठंडे दिमाग से काम लिया करो। मुझे नहीं देखा कि तुमने कितना ठंडा रहता हो। अरे यही तो ट्रिक है माँ को कब्जे में रखने की। अरे कहो कुछ नहीं, बस चुप रहकर वार करते रहो। यही तो आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार है। मैं तो बचपन से यही चाल चलता रहा हूँ और तुम्हें भी यही सिखा देता हूँ। सुनो माँ की, करो अपने मन की। हाँ जी कह दो, आप ठीक कह रहे हैं। आप तो हमेशा ठंडे रहते हो। वह पिंटू भी आपके आगे पीछे लगा रहता है और माँ भी आपको देख देख जीती है। ठीक है जी, आज से मैं भी यही ट्रिक अपनाऊंगी। अब देखना तुम कैसे कब्जे में लेती हूँ। आकाश की पत्नी अपने गालों पर उंगली रखते हुए चालाकी से कहती है और फिर दोनों हंसते हैं और हाथ मिलाते आकाश अपनी पत्नी को माँ के साथ मीठा बनाकर अपने काम निकलवाने का ज्ञान देता है तो नैन्सी के दिमाग में यह ज्ञान फिट हो जाता है। फिर अगले दिन से नैन्सी माँ के साथ चापलूसी करना शुरू कर देती है। अरे माँ जी, मैं हूँ ना, चलिए आप लेट जाइए थोड़ी देर, पूरा दिन काम करती रहती है। इन बूढ़ी हड्डियों से इन्हें थोड़ी देर आराम भी दे दिया करो। ठीक है बहू, तू कहती है तो लेट जाती हूँ। मैं तो धन्य हो गई तेरी जैसी बहू पाकर, भगवान तेरा भला करे। यह कहते हुए उर्मिला जी लेट जाती है और एक तरफ मुँह करके नैन्सी अपनी सास की तरफ मुँह चढ़ाती है और कपड़े छोड़कर कहती है, लाइए माँ जी, आपके थोड़े पैर दबा देती हूँ, थोड़ा आराम आ जाएगा आपको। नहीं बहू, रहने दे, तू कपड़े समेट ले। अरे नहीं माँ जी, बस चुप होकर लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए। उर्मिला जी आंखें बंद कर लेती है तो उनके गले की तरफ इशारा करते हुए कहती है, गला दबा दो बुढ़िया का। उर्मिला जी आंखें खोलती है तो पैर दबाने लग जाती है और दो चार मुट्ठी सी भरकर कहती है, ओहो माँ जी, मुझे याद आया, मैंने गैस पर दूध रखा था, देख कर आती हूँ। और इतना कहकर अपने कमरे में भाग जाती है। नैन्सी माँ से मीठा बनकर अपना काम करवाने शुरू कर देती है। उर्मिला जी काम बहुत साफ सफाई से करती थी, लेकिन नैन्सी वही काम बहुत ज़्यादा गंदगी से करती थी। इसीलिए उसे कभी कभी सफाई से काम करने के लिए रोक दिया करती थी तो नैन्सी को उसका कहना बहुत बुरा लगता। लेकिन अब उसने अपना तरीका बदल दिया था। अब वो खुद काम करने के बजाय मिठी बनकर ज़्यादा काम उर्मिला जी से करवाने लगी। जब नैन्सी ने ज़्यादा ही चालाकियाँ पर कदम रख लिया तो उर्मिला जी धीरे धीरे बहू की ये सारी चालाकियाँ समझने लगी। उर्मिला जी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आकाश है और छोटे बेटे का नाम पिंटू है। आकाश ज़रूरत से ज़्यादा चालाक लड़का है और पिंटू अपने भाई के बिल्कुल विपरीत है। वह एक सीधा साधा लड़का है, उसमें छल कपट धोखा झूठ जैसी कोई भी बात नहीं है। आकाश हर चीज़ में पिंटू से आगे रहता है और अपनी चालाकियों से अपनी माँ और भाई के साथ मीठा बनकर बचपन से अपने ऊपर ही ज़्यादा खर्च कराता था। घर में कोई भी चीज़ आती तो आकाश उसे हथिया लेता है और जो बचती है वह पिंटू के हिस्से में आती है। बचपन से ही माँ जो कपड़े उन दोनों के लिए लेकर आती तो आकाश पहले पसंद करता और जो उसे पसंद नहीं आता वह पिंटू को दे देता। आकाश हमेशा हर चीज़ पर हाथ साफ कर लेता और माँ चुपचाप यह सब कुछ देखती रहती है। और अब उसे पिंटू की बहुत चिंता सताने लगी थी। उर्मिला जी के पति, उनका देहांत काफ़ी समय पहले हो गया था। दोनों बच्चों को उन्होंने मेहनत मजूरी करके पाला। आकाश पढ़ाई में अच्छा था। दोनों बच्चों से उर्मिला जी एक ही बच्चे की पढ़ाई आगे कर सकती थी तो पिंटू ने अपने भाई के लिए 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खुद जनरेटर ठीक करने का काम सीख लिया। पिंटू जो कुछ भी कमाता था वह माँ के हाथ में लाकर रख देता। अगर उसे कभी थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते थे तो वह भी माँ से ही मांग लेता। कभी अपनी कमाई में से कुछ भी नहीं रखता था। पिंटू की कमाई और उर्मिला जी जो थोड़ा बहुत आस पड़ोस में से सिलाई कर लेती थी उसी से ही घर चलता था। आकाश पढ़ाई करता और उर्मिला जी और पिंटू उसका खर्चा उठाते रहे।
फिर एक दिन ऐसा आया कि आकाश की पढ़ाई खत्म हो गई और उसकी नौकरी लग गई। नौकरी के बाद भी आकाश ने घर में 1 रुपया भी नहीं दिया। अपनी कमाई अपने ही हाथ में रखता था और माँ को कुछ भी नहीं देता। माँ भी आकाश को कुछ नहीं कहती और पिंटू तो था ही छोटा, तो क्या कहता। वैसे भी पिंटू को इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। वह तो बस कमाकर माँ के हाथ पर लाकर रख देता, फिर माँ उन पैसों का चाहे कुछ भी करे। नौकरी लगने के 1 साल बाद आकाश जाकर कहने लगा कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। उर्मिला जी क्या करती, चुपचाप हाँ में हाँ भरती रही। आकाश की शादी उस लड़की से कर दी। अपनी शादी में भी आकाश ने थोड़ा बहुत ही खर्चा किया। सारा खर्चा पिंटू और उर्मिला जी ने ही किया। आकाश की पत्नी नैन्सी भी बिल्कुल अपने पति के जैसी ही थी। उतनी ही चालाक नैन्सी भी थी। शादी के बाद भी आकाश घर में कोई खर्चा नहीं देता था। सारा खर्चा अपने छोटे भाई से करवाता था, क्योंकि उर्मिला जी ने अब आस पड़ोस का सिलाई का काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें बहुत कम दिखाई देने लगा था। एक दिन उर्मिला जी अपने कमरे में अपनी चारपाई पर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी और अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। हे भगवान, क्या फूटी किस्मत है मेरी। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है और छोटा बेटा ज़रूरत से ज़्यादा सीधा है। इन दोनों भाइयों का आपस में कैसे गुजारा होगा। बड़ा तो हर जगह छोटे भाई का हक मार लेता है। मेरे छोटे बेटे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि आकाश ने तो अपना भविष्य बना लिया। आकाश तो सारे खर्चे छोटे भाई से ही करा रहा है, घर में कुछ भी नहीं देता। बचपन से ही उसका हक मारता रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पिंटू का क्या होगा। तभी उर्मिला जी का छोटा बेटा पिंटू वहाँ आ जाता है और कहता है, माँ क्या सोच रही हो, चलो जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और आकर माँ के गोद में सर रख लेता है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, ठीक है बेटा, अभी देती हूँ, तू हाथ मुँह धो ले, मैं अभी लेकर आई। तभी नैन्सी वहाँ आ जाती है और कहती है, माँ जी आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ देवर जी के लिए खाना। ठीक है बहू, तुम लाकर दे दो। उर्मिला जी की बहू को जवाब देते हैं। बहू खाना लेने के लिए चली जाती है और पिंटू हाथ मुँह धोने लगता है और हाथ मुँह धोकर खाना खा लेता है। एक दिन पिंटू बहुत परेशान था। उसका बहुत दिनों से पतंग उड़ाने का दिल कर रहा था, लेकिन पूरा दिन वह काम पर रहता है। रात को घर आता, रात को पतंग कैसे उड़ाए। पिंटू मन ही मन ये दृढ़ निश्चय करके ही कल सुबह 5 बजे उठकर पतंग जरूर उड़ाऊंगा कह के सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे उठता है और उठते ही अपनी पतंग लेकर छत की ओर भागता है और पतंग उड़ाना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र बराबर की छत पर कपड़े धो रही शालू पर जाती है। वह शालू को देखता ही रह जाता है कि यह कब इतनी बड़ी हो गई। अभी कुछ साल पहले तक तो इतनी नाक बेती रहती थी इसकी और मैले कपड़ों में गली में घूमती रहती थी, और आज देखो कितनी बड़ी हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है। तभी पिंटू के मन में ख्याल आता है कि शादी शालू से ही कर ली जाए, और यह ख्याल आते ही वह अपनी पतंग को पानी की टंकी में बांध देता है और छत पर एक तरफ बैठ जाता है और बैठकर सोचने लगता है, यार पिंटू, पहले हिसाब लगा ले कि शालू से शादी करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर फ़ायदे ज़्यादा हुए और नुकसान कम हुए तो फिर शादी करने में कोई हर्ज नहीं। पिंटू सोचने लगा कि अगर मैं शालू से शादी करता हूँ तो बारात ले जाने का खर्चा बच जाएगा। बारात एक घर से निकलकर दूसरे घर में घुस जाएगी। ससुराल जाने के चक्कर में जो पैसा खर्च होता है वह भी बच जाएगा। बीवी के मायके जाने के चक्कर में जो समय और पैसा खर्च होगा वह भी बच जाएगा। यार फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, अब नुकसान की भी देख लेता हूँ। पास में लड़की की ससुराल होगी तो लड़की के घर वाले खूब आया करेंगे, तो उसका एक ही इलाज है, घर के बाहर बोर्ड लगवा दूँ कि ससुराल वालों का बार बार घर में आना मना है। कुछ मिलाकर फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम, तो शालू से शादी की जा सकती है। यह सोचकर पिंटू दीवार पर खड़ा होता है और शालू को कहता है, शालू इधर आओ। शालू कहती है, क्या है बे, मुझे क्यों बुला रहा है। पिंटू कहता है कि अरे सुन तो सही, इधर आओ तो पहले। शालू पास आकर कहती है, बोल क्या बोल रहा है। पिंटू कहता है कि शालू मेरे से ब्याह करेगी। शालू पिंटू को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है कि तू होश में भी है, क्या बोल रहा है। हाँ शालू, देख मेरी बात सुन, मेरे जैसा हैंडसम, लंबा, खूबसूरत, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा तुझे कहीं नहीं मिलेगा।
शालू कहती है कि कितना कमा लेता है तू? बस मैं इतना कमा लेता हूँ कि तेरा भार जिंदगी भर उठा लूँगा। शालू उसे गौर से देखती है। उसकी टांगें ऐसी थी जैसे पैंट में 2 माचिस की तीली घुसा रखी हो। शालू सोचती है कि माचिस की तीलियों से यह मेरा बोझ जिंदगी भर कैसे उठाएगा। शालू पूछती है, तू इन सूखी हुई टांगों से मेरा बोझ उठा लेगा? पिंटू कहता है कि एक बार शादी करने दो, देख ले, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैं बोझ उठा सकूंगा कि नहीं। शालू चुपचाप खड़ी रहती है तो पिंटू कहता है कि शालू बाहर निकल कर देख, सारे लड़के 90% झूठ बोलते हैं। आजकल एक मैं ही हूँ जो बस 10% झूठ बोलता हूँ। शालू पूछती है, वह कैसे? तू 10% कैसे बोलता है झूठ? पिंटू कहता है कि देख शालू, मैंने तुझे अभी कहा है कि मैं हैंडसम, लंबा, खूबसूरत, हट्टा कट्टा जवान हूँ। तो इसमें हैंडसम, लंबा, खूबसूरत तो सच है, बाकी गबरू जवान हूँ ये झूठ है। तो बोलता हूँ ना कि 90% सच और 10% झूठ। अब शालू सोचती है कि बात तो ठीक कह रहा है। शालू कहती है, तो चल ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने घर वालों का रिश्ता लेकर भेज देना। और इस तरह पिंटू और शालू दोनों की शादी तय हो जाती है। शालू से सारी बातें तय कर लेने के बाद पिंटू भागा भागा नीचे अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ तो मेरी शादी शालू से करा दो। उर्मिला जी हैरान होकर कहती है, शालू से? पिंटू कहता है, हाँ माँ, क्या बुराई है उसमें? देखो भोली भाली लड़की है और पास के पास भी है। मेरा ससुराल में आने जाने का समय भी बच जाएगा। उर्मिला जी बहुत गहराई से सोचती है कि मेरा बच्चा सीधा साधा है और शालू भी सीधी सादी लड़की है। अगर कोई तेज सी लड़की आ गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? उर्मिला जी भी शादी के लिए हाँ कह देती है। पिंटू और शालू दोनों के ही घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और जैसे ही पिंटू ने सोचा था वैसा ही होता है। बारात एक घर से निकाल कर दूसरे घर में चली जाती है और पिंटू और शालू की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर एक दिन पिंटू और शालू की लड़ाई हो जाती है और शालू छत पर से दीवार फांक कर अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन पिंटू नीचे को जाकर शालू का हाथ पकड़कर घर वापस लाता है। बस अब तो आए दिन का यही काम हो गया। जब भी पिंटू और शालू की लड़ाई होती, शालू छत पर जाती और दीवार फांदकर अपने घर चली जाती। पिंटू ने यह सब हिसाब किताब तो लगाया ही नहीं था और शालू से शादी कर ली थी। उर्मिला जी पिंटू और शालू दोनों को ही समझाती है कि बेटा लड़ा नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी सी बात पर दोनों लड़ बैठते थे और शालू अपने घर चली जाती तो अगले दिन पिंटू उसे ले आता। फिर दोनों जल्दी ही मान भी जाते थे। शालू घर के काम में बहुत माहिर थी। अपनी सास को कोई भी काम नहीं करने देती थी। अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। शालू के अंदर भी छल कपट झूठ नहीं था। वह जैसे बाहर से थी वैसे ही अंदर से भी थी। शालू के आने से नैन्सी के और भी मज़े आ गए थे। अब वह घर का सारा काम शालू से ही करवाने लगी। अब वह घर का कोई भी काम नहीं करती और शालू खुशी खुशी घर का सारा काम कर लेती, क्योंकि वह नैन्सी की चालाकिया को समझ नहीं पाती। लेकिन उर्मिला जी सब देख रही थी कि कैसे नैन्सी शालू से सारे घर के काम करवा लेती है। उसने शालू को अपनी नौकरानी बना लिया था। एक दिन आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ इस घर को बेच दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो, क्योंकि अब उर्मिला जी अच्छे से आकाश और नैन्सी के विचारों को समझ चुकी थी। तो आकाश को कहती है, बेटा यह घर तो बहुत पुराना है। इस घर में जो लोग रहते हैं उनके कोई भी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने मेरे ससुर जी के पिताजी को यह घर दे दिया था, तो इसके कोई कागजात भी नहीं है, इसीलिए हम लोग यह घर बेच भी नहीं सकते। इतना पुराना घर खरीदेगा भी कौन? यह सुनते ही आकाश और नैन्सी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके अरमान तहस नहस हो जाते हैं। इस घर को लेकर उन्होंने जो सपने देखे थे वह एक झटके में टूट जाते हैं। घर के लालच में बेटा बहू इतने मीठे बनते थे और कुछ भी काम नहीं आया। आकाश को अब अपना स्टेटस बनाना था, समाज में नाम बनाना था। उसे अब अपने स्टेटस के हिसाब से अब अपना घर बनाना था। उसके लिए उसे रुपए की ज़रूरत थी। उसने सोचा था कुछ पैसा इस घर से मिल जाएगा और कुछ मैंने जमा कर रखा है,
तो दोनों को मिलाकर एक अच्छा सा बहुत बड़ा मकान ले लूँगा। लेकिन माँ की बात सुनकर दोनों को बड़ा झटका लगता है और अगले दिन दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उर्मिला जी घर बेचकर दूसरे शहर में घर ले लेती है। उस घर की अच्छी खासी कीमत मिलती है। तो घर लेने के बाद जो पैसे बचे हैं उसे अपने छोटे बेटे पिंटू का जनरेटर का कारोबार करा देती है। पिंटू सीधा तो था परंतु अपने काम में बहुत माहिर था। उसने अपने कारोबार बहुत अच्छे से संभाल लिया। अब पिंटू और शालू का झगड़ा होना भी कम हो गया था। अब कभी झगड़ा होता तो शालू छत फांदकर घर नहीं जा पाती थी। कुछ समय पश्चात जब आकाश और नैन्सी अपने घर आते हैं तो अपने घर में किसी और का बसेरा देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। उनके तो होश उड़ जाते हैं, सर पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर होश आने के बाद दौड़े दौड़े शालू के घर जाते हैं। वहाँ से सारी जानकारी लेकर भाग खड़े होते हैं और शहर में अपनी माँ के घर पहुँचते हैं और जाते ही उर्मिला जी के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं। तब उर्मिला जी आकाश और नैन्सी को आड़े हाथ लेती है और खूब खरी खुटी सुनाती है। आ गए नालायकों, अपनी चालाकियों का डेरा लेकर। बचपन से ही ऐसे खेल खेल रहा है। मेरे सीधे साधे बच्चे का हक भी खा गया। उस बच्चे ने तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसने आज तक कभी कोई शिकायत ना की। ऊपर से यह तेरी पत्नी, यह तुझसे भी 4 कदम आगे निकली। अपने देवर देवरानी को भी नौकर बनाकर रखा हुआ था। तुझे हमने इस लायक बना दिया है, तेरा अच्छा भविष्य बना दिया है कि तू अपना सब कुछ कर सकता है। लेकिन पिंटू का तो तू सब कुछ हजम कर गया और अब मेरे घर पर भी तुम दोनों पति पत्नी की निगाह थी। तो मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में कैसे ना सोचती। मेरे पास सब कागजात थे और घर मेरे नाम था। मेरी मर्जी, मैं किसे दूँ किसे नहीं। मेरे पिंटू ने मेरी बहुत सेवा की है, यह सब कुछ उसी का है। तू जा अपने घर। माँ, तुमने ये अच्छा नहीं किया, आकाश अपनी माँ को रोते हुए कहता है। उर्मिला जी कहती है, मैंने अच्छा नहीं किया, जा तू अपनी औलाद के साथ अच्छा कर, और अपने घर से जाने के लिए कह देती है। आकाश और नैन्सी रोते हुए घर से चले जाते हैं। उनका सब कुछ लूट चुका था। ज़्यादा चालाकियाँ उन्हें भारी पड़ गई थी। उनके जाने के बाद शालू आकर अपनी सास के गले लग जाती है और थोड़ी देर बाद पिंटू भी आ जाता है। शालू उसे सारी बात बता देती है। पिंटू अपनी माँ की गोद में सर रख लेता है और कहता है, मेरी माँ कभी गलत नहीं कर सकती। वो जो करती है हमेशा अच्छा ही करती है। मैं मेरी माँ का इंसाफ पसंद करता हूँ। मेरी माँ इंसाफ करती है। मैं अपनी माँ को नमन करता हूँ। एक माँ के लिए उसकी सभी औलादें बराबर होती है। वह अपनी औलाद में कभी फ़र्क नहीं करती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकियाँ इंसान पर भारी पड़ जाती है। परिवार चालाकियों से नहीं, प्यार, विश्वास और मान सम्मान से चलता है। तो इसीलिए घर में हमें कभी भी चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और कभी भी किसी भाई या बहन का हक नहीं मारना चाहिए। तो दोस्तों, उर्मिला जी ने जो अपने बेटे बहू के साथ किया वह सही था या गलत, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।